हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपने पास जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो है वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर या सब मैं ये कहूँ कि सभी लेक्चर जो थे रे ऑप्टिक्स के उसके अंदर हमने परावर्तन को पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। ये चैप्टर जो है वो दो ही चीज़ों के ऊपर बेसिस है, या तो परावर्तन या अपवर्तन। तो परावर्तन वाला कंप्लीट हमने कर लिया था, उसके कई तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं किस किस तरीके की होती हैं वो भी हमने देख ली थी। अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन की। तो आज का अपने पास जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन की परिभाषा वगैरह जो भी है वो आप 10th क्लास के अंदर भी पढ़ के आए हो, ठीक है। तो वापस से इसे हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो होता क्या है। तो अगर मैं अपवर्तन की बात करूं तो अपवर्तन क्या होता है कि जैसे ये कोई है आपके पास सीमा रेखा। अब सीमा रेखा का मतलब है कि ये रेखा दो क्षेत्र को अलग अलग कर रही है। वो जो दो क्षेत्र हैं इनमें से एक को मैं बोल देता हूँ माध्यम फर्स्ट, और दूसरा तरफ का जो भाग है इस रेखा का इसे हम बोल देते हैं माध्यम सेकेंड। अब जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से इस सीमा रेखा पर आपतित होती है, एक माध्यम से इस सीमा रेखा पर आपतित होती है, तो इसका कुछ भाग तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है और शेष भाग आगे की ओर दूसरे माध्यम में संचरित हो जाता है। तो कुछ भाग जो पुनः उसी माध्यम के अंदर लौट जाएगा उसे तो हम बोलते हैं परावर्तन, और वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। परावर्तन के दोनों नियम भी हमने देख लिए कि जितना एंगल बनाते हुए आएगी उतना ही एंगल बनाते हुए वो वापिस चली जाएगी। अब बात करते हैं अपवर्तन की। तो अपवर्तन के अंदर हम क्या बोलेंगे कि आपतित किरण जब माध्यम की सीमा रेखा पर आपतित होती है तो आपतन के बाद में वो सीमा रेखा से जब दूसरे माध्यम की तरफ गति करेगी तो वो अपने पथ से कुछ विचलित हो जाएगी या अपने पथ से कुछ विचलन प्रदर्शित करेगी। जैसे ये वाली आपतित किरण है, अगर ये सीमा रेखा यहाँ पर नहीं होती तो ये वाली जो किरण है वो इस तरीके से इधर गुजर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होने के लिए जो कारण उत्तरदायी है उसे हम बोलते हैं अपवर्तन। यानी मैं बोल सकता हूं, अगर सीधी सीधी एक परिभाषा हम लोग बोलना चाहें तो मैं कहूँगा प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो वो अपनी प्रारंभिक गति की दिशा से कुछ विचलन प्रदर्शित करती है, और प्रकाश की इसी परिघटना को अपवर्तन कहा जाता है। तो ये वाला कोण जो है ये हमने लिख दिया यहाँ पर R। तो ये तो हो गई अपवर्तन की परिभाषा। अब अपवर्तन की परिभाषा देखने से पहले ये यहाँ पर दो नाम हैं कि माध्यम की सीमा रेखा और माध्यम फर्स्ट माध्यम सेकेंड, कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है तो ये जो माध्यम है यहाँ पर, ये माध्यम क्या चीज है। तो माध्यम जो है वो होता है कोई क्षेत्र। माध्यम जो है वो क्या होता है, कोई क्षेत्र होता है, कोई स्पेस होता है। अब माध्यम एक क्षेत्र होता है, और कैसा क्षेत्र होगा, जैसे आपके पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है, कोई एक पात्र है और उस पात्र के अंदर आपने हवा भर दी, तो मैं बोल सकता हूं कि इस पात्र के अंदर अगर पात्र का बाहरी आवरण मैं हटा दूं तो मैं बोलूँगा कि ये जो पात्र का जितना स्पेस है, जितना एरिया है, जितना क्षेत्र है, ये क्षेत्र हवा का माध्यम है। ये क्षेत्र हवा का माध्यम है, यानी उसके अंदर हवा भरी हुई है। अब ऐसे ही अगर किसी कंटेनर के अंदर पानी भर दिया
ठीक है। अब मैं कंटेनर की दीवारों को हटा देता हूँ, केवल उस स्पेस को एज्यूम करता हूँ जो वो वाटर घेर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि ये वाटर जितनी जगह घेर रहा है, जितना क्षेत्र घेर रहा है, वह क्षेत्र पानी का, वाटर का माध्यम है। तो माध्यम जो है वो एक्चुअल के अंदर क्या होता है, कोई क्षेत्र होता है। जिस क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं उस क्षेत्र के अंदर यदि कोई पदार्थ की अवस्था के अंदर कोई भरा हुआ है, जैसे द्रव भरा हुआ है, ठोस भरा हुआ है या गैस भरा हुआ है, तो वो उसी तरीके का माध्यम बोला जाता है। माध्यम जो होता है वो हम मुख्यतः दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो होता है विरल माध्यम, एक जो माध्यम होता है वो तो होता है विरल माध्यम, और दूसरा जो माध्यम होता है ये होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम। अब विरल माध्यम और सघन माध्यम जो है वो निर्भर करता है चाल पर, कि उस माध्यम के अंदर उसकी चाल कितनी है, उसकी मतलब क्या है, तरंग की। जिस माध्यम के अंदर तरंग की चाल कम होती है वो माध्यम बन जाता है सघन माध्यम, और जिस माध्यम के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर उस तरंग की चाल अधिकतम होती है या अधिक होती है, कंपैरिजन होगा, हमेशा तुलना होगी कि हम इसके रेस्पेक्ट में, इसकी तुलना में इसको विरल बता रहे हैं या इसकी तुलना में इसको हम सघन माध्यम बता रहे हैं। तो प्रकाश की चाल या तरंग की बात कर लें तो तरंग की चाल जिस माध्यम में कम होती है, तरंग की चाल जिस माध्यम में कम होती है वो माध्यम बोला जाता है सघन माध्यम, और जिस माध्यम में तरंग की चाल अधिक होती है तुलनात्मक रूप से, तो अधिक होगी तो उस माध्यम को बोला जाएगा, अधिक होती है तुलनात्मक रूप से तो अधिक होगी तो उस माध्यम को बोला जाएगा विरल माध्यम। अब ये जो चाल है वो किसकी है, ये चाल है तरंग की। तो तरंग अलग अलग प्रकार की होती हैं और अलग अलग प्रकारों की तरंग के लिए विरल माध्यम और सघन माध्यम भी अलग अलग होता है। कोई भी एक ऐसा माध्यम नहीं होगा जिसके बारे में आप ये कह सकते हो कि ये हमेशा एक विरल माध्यम होगा या हमेशा एक सघन माध्यम होगा। उसका विरल होना या सघन होना केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर उस तरंग की चाल कैसी है। तुलनात्मक रूप से कम है तो सघन माध्यम हो जाएगा, अधिक है तो विरल माध्यम हो जाएगा। अब अगर हम प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंगों की बात करें तो प्रकाश तरंग जो है उनकी चाल अधिकतम किस में होती है। जैसे हम बात कर लें, 3 माध्यम ले लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले ले लिया वायु, ठीक है, वायु यानी मैं बोल दूं गैस। दूसरा हमने ले लिया पानी यानी द्रव। तीसरा हमने ले लिया लोहे का कोई बक्सा है बड़ा, लोहा यानी ठोस। अब अगर हम प्रकाश तरंगों की बात करें, क्योंकि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, वो कुछ जगहों पर तो तरंग की तरह व्यवहार करता है, कुछ जगह पर कण की तरह व्यवहार करता है। और नई थ्योरी के अनुसार प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो जब तरंग है प्रकाश की किरण, तो तरंग है तो मैं बोलूँगा कि उसकी चाल कम होगी या अधिक होगी, इस बात पर निर्भर करेगा कि वो माध्यम विरल है या सघन है। तो देखिए, अगर प्रकाश की चाल की हम लोग बात करें और मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ इन दोनों का, तो इन दोनों का जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो प्रकाश की चाल अधिक किस में होती है, पानी में अधिक चाल होती है या वायु में अधिक होती है। तो हम बोलेंगे कि वायु के अंदर प्रकाश की चाल अधिक होती है। तुलनात्मक रूप से किससे तुलना कर रहे हैं हम, पानी से तुलना कर रहे हैं। तो वायु के अंदर पानी की तुलना में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो वायु जो है वो तो बन गया विरल माध्यम, प्रकाश की चाल अधिक तो विरल माध्यम, और पानी जो है वो वायु की तुलना के अंदर बन गया सघन माध्यम।
पानी वायु की तुलना में क्या बन गया, सघन माध्यम बन गया। अब अगर हम कंपैरिजन करें पानी और लोहे का, यानी द्रव और ठोस का, तो देखिए क्या होगा। पानी और लोहे की तुलना करें तो प्रकाश की चाल किस में अधिक होती है, तो हम बोलेंगे पानी के अंदर प्रकाश की चाल लोहे की तुलना में अधिक होती है, और लोहे की तुलना में पानी के अंदर प्रकाश की चाल अगर अधिक होगी तो पानी जो है वो कौन से माध्यम की तरह व्यवहार करेगा, पानी माध्यम कौन सा बन जाएगा, विरल बन जाएगा। और लोहे के अंदर चाल पानी की तुलना में कम होती है, तो लोहा या ठोस जो है वो कौन सा माध्यम बन जाएगा, सघन माध्यम बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर पानी विरल की तरह भी व्यवहार कर रहा है और सघन की तरह भी व्यवहार कर रहा है, यानी किसी भी माध्यम का विरल या सघन होना उस तरंग की प्रकृति पर और उस तरंग की चाल पर निर्भर करता है। तरंग की प्रकृति की बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये विरल और सघन जो हम देख रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रकाश तरंग के लिए, प्रकाश तरंग के लिए। अब अगर हम बात करें किसकी, ध्वनि तरंगों की, तो ध्वनि तरंगों का जो वेग है या जो चाल है वो ठोस के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, उसके कम होती है द्रव के अंदर, और सबसे कम होती है गैस के अंदर। तो अगर हम गैस और द्रव की तुलना करेंगे तो द्रव के अंदर ध्वनि तरंगों की चाल ज़्यादा होगी, तो द्रव एक विरल माध्यम की तरह व्यवहार करेगा और गैस जो है वो सघन माध्यम की तरह व्यवहार करेगी। तो प्रकाश तरंगों का हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि प्रकाश तरंगों का जो वेग है या जो चाल है वो गैस के अंदर सबसे ज्यादा होती है, उससे कम द्रव के अंदर, और सबसे कम होती है ठोस के अंदर, या बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, नगण्य होती है प्रकाश तरंगों की चाल ठोस माध्यम के अंदर। तो गैस जो है, गैस और पानी की तुलना करें तो गैस विरल माध्यम हो गया, पानी सघन माध्यम हो गया। अगर द्रव और ठोस की बात करें तो द्रव विरल माध्यम हो गया और ठोस सघन माध्यम हो गया। तो यहां से हम लोग माध्यम का हमें पता चल जाता है कि वो माध्यम जो है वो विरल है या सघन है, और इसी बात का आगे हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि आपको कहीं पर भी ये नहीं देगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति कर रही है। आपको माध्यम की प्रकृति देगा कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, वो ठोस से द्रव में जा रही है या द्रव से ठोस में जा रही है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अब हम और एक तरीका है जिसके बेसिस पर भी विरल और सघन माध्यम के अंदर अंतर करते हैं, वो तरीका हम अपवर्तन को डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर अपवर्तन के अंदर क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है। तो अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो इसकी परिभाषा अगर मैं लिखना चाहूं अपवर्तन की तो क्या हो जाएगी, देखो परिभाषा क्या लिखूं मैं यहाँ पर कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो वह अपनी प्रारंभिक गति की दिशा से कुछ विचलित हो जाती है, प्रकाश की
यह घटना अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश की यह घटना अपवर्तन कहलाती है। अब यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है कि प्रारंभिक गति की दिशा से कुछ विचलित हो जाती है। तो ये विचलन हमेशा होता है अगर हम एक कंडीशन को छोड़ दें तो, ठीक है। वो कंडीशन हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उस कंडीशन के अलावा सभी स्थितियों के अंदर कुछ ना कुछ विचलन अवश्य प्रदर्शित होता है। अब अगर हम यहाँ पर ये देखना चाहें कि अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, अपवर्तन जो होता है, इस अपवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है, किस वजह से ये अपनी प्रारंभिक दिशा से विचलन प्रदर्शित करती हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है माध्यमों का बदलना। अब माध्यम बदल गया, अगर मान लो यहाँ पर सीमा रेखा नहीं होती, को केवल एक ही माध्यम होता, तो क्या ये प्रकाश की किरण विचलन प्रदर्शित करती? क्या बिल्कुल ही नहीं करती। वो इसी तरीके से सीधी होकर आगे की ओर चली जाती। ये परिवर्तन क्यों आ रहा है, यहाँ पर विचलन क्यों आ रहा है? क्योंकि माध्यम अलग अलग हो गया, और माध्यम अलग अलग हो गया तो हम बोलेंगे अलग अलग माध्यम है, तो अलग अलग माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल भी अलग अलग होगी। तो मुख्य अपवर्तन का जो मुख्य कारण है, अपवर्तन का जो मुख्य कारण है, वो मुख्य कारण क्या है? वो मुख्य कारण है अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना, क्योंकि अलग अलग माध्यम होगा तो अलग अलग माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल क्या होगी? अलग अलग होगी, और प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, उसी वजह से ये विचलन यहाँ पर प्रदर्शित होता है। अब अगर एक और हम बात करें तो यहाँ पर प्रकाश की, हमने बोला प्रकाश एक तरंग है, ठीक है। तो तरंग है, तो तरंग के लिए दो चीजें होती हैं, एक होता है तरंग दैर्घ्य और दूसरा होता है आवर्ती। तो अगर हम यहाँ पर बात करें आवर्ती की, तो जब परावर्तन होता है तो परावर्तन के अंदर प्रकाश की किरण की चाल भी वही रहती है, आवर्ती भी वही रहती है, तरंग दैर्घ्य भी वही रहता है, ठीक है। लेकिन जब अपवर्तन होता है तो माध्यम बदल गया तो चाल क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, और चाल अलग होने के बावजूद भी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, उसका मान परिवर्तित नहीं होता। तो अपवर्तन में प्रकाश किरण की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, परंतु चाल बदल जाती है। चाल का जो मान है वो तो माध्यम को बदलने से ही बदल गया, लेकिन चाल के बदलने के बावजूद भी आवृत्ति जो है उसकी वो नियत रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो ये अपने पास हो गया प्रकाश के अपवर्तन के, क्या अपवर्तन क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा होती है, कि उसका मुख्य कारण क्या है। उसका मुख्य कारण क्या है? अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल का मान अलग अलग होना। अपवर्तन के अंदर क्या चीज नियत रहेगी? आवृत्ति नियत रहेगी, प्रकाश की चालें बदल जाएगी। अब देखिए हम बात करते हैं अपवर्तन के नियम की। अपवर्तन के नियम, अगर हम अपवर्तन के नियम की बात करें तो जैसे परावर्तन के दो नियम थे, वैसे ही अपवर्तन के दोनों नियम हैं।
इसमें से एक नियम तो दोनों के अंदर काफ़ी हद तक सेम ही होता है। पहला नियम कौन सा, जैसे परावर्तन के नियम की बात करें तो परावर्तन का पहला नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के अंदर विद्यमान होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर अपवर्तन की बात करेंगे तो अपवर्तन के अंदर हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक है, और इस वाली किरण को बोला जाएगा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये जो कोण है यहाँ पर स्मॉल r, इसको बोला जाएगा अपवर्तन कोण। तो पहला नियम जो होता है अपवर्तन का वो क्या होता है, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब है जो सीमा रेखा पर आ रही है, सीमा रेखा की ओर आ रही है, वो आपतित किरण। जिस बिंदु पर आपतित हो रही है उस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब वह अपवर्तित किरण सदैव एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मीनिंग क्या हो गया, अर्थात तीनों समतलीय होते हैं, समतलीय होते हैं, समतलीय होते हैं, समतलीय होते हैं, यानी एक ही तल के अंदर तीनों विद्यमान रहते हैं। तो पहला जो नियम है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, चेंज केवल इतना है कि उसके अंदर परावर्तन में यहाँ पर परावर्तित किरण हो गया और अपवर्तन में यहाँ पर अपवर्तित किरण हो गया। जो दूसरा नियम है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट नियम क्यों है ये, क्योंकि इसका एक उपनाम भी है, इसका एक उपनाम भी है, और वो उपनाम होता है, दूसरे नियम को बोला जाता है स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम क्या होता है, तो स्नेल का नियम क्या होगा कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित या अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात हमेशा नियत रहता है। स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब क्या हो गया कि आपतन कोण के आगे आप लगा दो साइन, ठीक है, तो वो बन जाएगा आपतन कोण की ज्या। वह अपवर्तन कोण की ज्या, यानी अपवर्तन कोण के आगे लगा दो साइन, ठीक है, का अनुपात सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है। ये अपने पास हो गया स्नेल का नियम। तो देखो आपतन कोण देखो कितना है, आपतन कोण है I, तो मैं लिखूंगा आपतन कोण की ज्या कितनी हो जाएगी, साइन I। किसके साथ अनुपात देख रहे हैं, अपवर्तन कोण की ज्या, तो अपवर्तन कोण का मान कितना, स्मॉल r, तो अपवर्तन कोण की ज्या हो गई साइन r इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, ये नियत रहेगा, यानी सदैव क्या रहता है, ये नियत रहता है। तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R बराबर नियतांक बराबर कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट होता है, जो नियतांक होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। अब ये जो अपवर्तनांक है, इसी के आधार पर किसी माध्यम के बारे में भी हम बता सकते हैं कि वो माध्यम सघन है या विरल है। जब हम
हमने माध्यम पढ़ा था तब मैंने कहा था कि एक तरीका और है जिसके आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि वो माध्यम सघन है या विरल है। तो वो तरीका कौन सा कि साइन आई बटे साइन आर का जो मान है वो एक नियतांक के बराबर होता है और उस नियतांक को बोला जाता है अपवर्तनांक। ये जो नियतांक होता है इसे बोला जाता है अपवर्तनांक। अब ये जो अपवर्तनांक है ये किसके इक्वल होगा? तो देखो अपवर्तनांक की पहले तो हम लोग अलग से देख लेते हैं कि अपवर्तनांक होता क्या है। तो अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक क्या होगा कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना में कितनी कम है वो होता है अपवर्तनांक। जैसे अपवर्तनांक की अगर हम बात करें तो अपवर्तनांक इसको n स्मॉल n से भी निरूपित किया जाता है, म्यू से भी निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो अपवर्तनांक म्यू जो है वो क्या होता है? तो अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है अपवर्तनांक, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों का अनुपात होता है अपवर्तनांक। और बेसिक परिभाषा की अगर हम बात करें तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में कितनी कम है वो बताता है अपवर्तनांक। अब अगर निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें तो वो c से निरूपित करते हैं, नियत होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और माध्यम में प्रकाश की चाल को अगर v से डिनोट कर लें तो म्यू बराबर होता है c बटे v। अब यहाँ पर जो अपने पास अपवर्तनांक है ये क्या होता है कि साइन आई बटे में साइन आर बराबर होता है 1μ2 के। अब 1μ2 क्यों लिखा? μ1 μ2 भी लिख सकते हैं, केवल 1μ2 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 जो हैं वो माध्यम 1 और माध्यम 2 के अपवर्तनांक है। 1μ2 जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं μ2 अपॉन में μ1, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे में पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और इसका मीनिंग जो है वो क्या होता है? इसका मीनिंग होता है माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ये इसका मीनिंग हो गया। अब देखो साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू हो गया μ2 अपॉन में μ1। μ2 अपॉन μ1 को क्या लिख सकते हैं? 1μ2 भी लिख सकते हैं। अगर इसकी जगह 2μ1 लिखा हुआ हो तो क्या हो जाएगा? माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक यानी μ1 अपॉन में μ2 हो जाएगा। तो साइन आई बटे में साइन आर बराबर है आपके पास μ2 अपॉन में μ1, μ2 हो जाएगा। तो साइन आई बटे में साइन आर बराबर है आपके पास μ2 अपॉन में μ1। तो साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर μ2 अपॉन में μ1। अब अगर मैं इसे प्रकाश की चाल के पदों में भी लिखना चाहूँ तो देखो, अगर मैं यहाँ से μ1 लिखना चाहूँ, पहले माध्यम का अपवर्तनांक लिखना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा? c अपॉन v1। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा? c अपॉन में v2। अब मान रखो वहाँ पर μ2 अपॉन में μ1 करूँगा तो μ2 अपॉन में μ1 करूँ तो क्या मान आएगा? v1 अपॉन में v2, क्योंकि c से तो c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया आपके पास? v1 अपॉन में v2। अब अगर इसे मैं तरंग दैर्घ्य की पदों में भी लिखना चाहूँ
तो तरंग दैर्घ्य की पदों में लिखना चाहूँ तो जो प्रकाश की चाल है उसका तरंग दैर्घ्य के साथ संबंध क्या होता है, v बराबर होता है n लैम्डा। n जो है वो होती है आवृत्ति और लैम्डा जो है वो होता है तरंग दैर्घ्य। तो आवर्ती अपवर्तन के अंदर नियत रहती है, बदलती नहीं है। तो तरंग दैर्घ्य बदला तो मैं लिखूंगा v1 बराबर मैं लिख सकता हूँ n लैम्डा 1, v2 बराबर लिख सकता हूँ n लैम्डा 2। तो v1 अपॉन में v2 लिखूं तो n से तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2। तो ये जो है हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं इसको आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि साइन आई अपॉन साइन आर यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात μ2 अपॉन μ1 के इक्वल, या μ2 अपॉन μ1 को 1 μ2 भी हम लोग लिख सकते हैं, या μ2 अपॉन में μ1 की जगह v1 अपॉन में v2 लिख सकते हैं, या लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से अपने को एक जो छोटी सी बात पता चलेगी वो इससे पता चलेगी क्या, कि μ2 अपॉन में μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन में v2। ठीक है, तो μ और v क्या एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, क्या व्युत्क्रमानुपाती हैं, तभी तो उल्टे आ रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि μ जो है वो v के प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब μ का मान, अपवर्तनांक का मान जितना अधिक होगा चाल उतनी ही कम होगी। यानी किसी माध्यम की बात कर लें तो माध्यम का यदि अपवर्तनांक अधिक है तो अपवर्तनांक यदि अधिक है तो उस माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल कम होगी, और प्रकाश की चाल कम होगी तो मैं क्या बोल सकता हूं कि चाल कम है, इसका मतलब वो माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है, यही हो सकता है। अब अगर अपवर्तनांक कम है तो अपवर्तनांक यदि कम होगा तो चाल के साथ व्युत्क्रमानुपाती है, तो अपवर्तनांक यदि कम है तो चाल जो है वो चाल हो जाएगी अधिक, और अगर चाल अधिक है इसका मतलब वो माध्यम कौन सा है, वो माध्यम है विरल माध्यम। तो किसी भी माध्यम का विरल या सघनता की जांच हम अपवर्तनांक के आधार पर भी कर सकते हैं कि अपवर्तनांक अधिक है तो इसका मतलब चाल कम इसका मतलब सघन माध्यम हो गया। नोट डाउन कीजिए आप इसे। चलिए अब बात करते हैं कि स्नेल के नियम के आधार पर हम कैसे बताएं कि प्रकाश की किरण का अपवर्तन के बाद में पथ कैसा होगा। तो दो केस इसके अंदर होते हैं और वो दो केस आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, और कईयों को तो पता भी होगा कि वो केस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में गति करती है तो क्या होता है, और जब विरल से सघन में गति करेगी तो क्या होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर स्नेल के नियम के केस की, तो केस फर्स्ट जो है इसको हम बोल देते हैं जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में, विरल से सघन माध्यम में गति करे। ठीक है, और दूसरा केस जो है अपने पास वो इसका जस्ट अपोजिट, जब प्रकाश किरण,
सघन से विरल माध्यम में गति करे। ठीक है, ये दो केस अपने पास है कि प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में गति करेगी तो क्या होगा, और जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में गति करेगी तो क्या होगा। तो चलिए, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में गति कर रही है, हम लोग यहाँ पर एक बना लेते हैं बाउंड्री लाइन, सीमा रेखा। अब इस सीमा रेखा पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। इस सीमा रेखा पर एक कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। ये जो किरण है ये है आपतित। यहाँ पर मैं अभिलंब बना लेता हूँ। अभिलंब जो है वो सतह के या उस बिंदु के, जिस बिंदु पर वो आपतित होती है उस बिंदु के लंबवत होता है। ये वाला कोण हो गया आपतन कोण, हमने बना लिया आई। अब परावर्तन के बाद में ये वाला माध्यम, अगर हम क्या बोल रहे हैं विरल से सघन, तो ये वाला माध्यम है विरल। बाद में ये वाला माध्यम, अगर हम क्या बोल रहे हैं विरल से सघन, तो ये वाला माध्यम है विरल और ये वाला माध्यम है सघन। तो विरल से सघन में गति कर रही है, तो मान लो ये इधर की ओर मुड़ गई, थोड़ा सा अपना प्रारंभिक पथ से विचलन प्रदर्शित कर दिया। ये वाला कोण है आर, जिसे हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो देखो क्या होगा, अगर यहाँ पर हम स्नेल का नियम लगाएं तो स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे में साइन आर बराबर में म्यू2 अपॉन म्यू1 या फिर v1 अपॉन में v2। v1 उस माध्यम में प्रकाश की चाल है जिस माध्यम से प्रकाश की चाल आ रही है, प्रकाश आ रहा है, यानी ये वाला जो माध्यम है, इस माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल कितनी है v1, और अपवर्तन के बाद में प्रकाश की चाल कितनी है, यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है v2 है। तो v1 और v2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या आप लोग ये बता सकते हो कि v1 और v2 के अंदर संबंध क्या होगा। तो v1 और v2 के अंदर संबंध की बात करें तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल है v1, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल है v2। तो विरल और सघन दोनों में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो हम बोलेंगे विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो v1 की वैल्यू v2 से ग्रेटर होगी। जब v1 की वैल्यू v2 से ग्रेटर होगी तो देखो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर v1 की वैल्यू अगर v2 से ग्रेटर है, इसका मतलब v1 बटे v2 का मान 1 से बड़ा आएगा। v1 बटे v2 का मान 1 से बड़ा आएगा, इसका मीनिंग हो गया कि साइन आई बटे साइन आर का मान भी 1 से ज्यादा। इसका मतलब साइन आई का मान साइन आर से ज्यादा। दोनों तरफ अगर साइन साइन आ रहा है तो हम साइन को हटा सकते हैं, तो सीधा मीनिंग हो गया कि आई यानी आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण की तुलना में अधिक होगा। अगर आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण की तुलना में अधिक हो रहा है तो आपतन कोण अधिक यानी अभिलंब से ज्यादा दूर होगी। ठीक है, और अपवर्तन कोण का मान कम, इसका मतलब अभिलंब के ये पास आएगी, यानी ये प्रकाश किरण जो है अपवर्तन होने के बाद में अभिलंब की ओर आएगी। तो इसके अंदर हम क्या लिख देंगे कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में गति करे तो अपवर्तन के पश्चात यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये चीज हमें पता चली। अब देखो कई सेकंड की अगर हम बात करें तो कई सेकंड के अंदर हमने बोल दिया कि यहाँ पर अपने पास एक कोई सीमा रेखा, इस पर प्रकाश की किरण आ रही है। यहाँ पर मैं अगर अभिलंब बना लूँ तो अभिलंब हमने बना दिया इस तरीके से। ये वाला कोण हो गया आपतन कोण। ठीक है, अब
अपवर्तित होने के बाद में मान लो ये इधर हो गई। अब इधर मैं पहले से ही क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखो दोनों ही विपरीत स्थितियां हैं, विरल से सघन में गति कर रही है तो हमने बोल दिया विलंब की ओर झुक जाएगी। तो मान लो सघन से विरल में गति करे तो हमने बोल दिया ये विलंब से अगर दूर हट रही हो बाई चांस, अगर नहीं हट रही होगी तो हम वापिस से इसको करेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये आर हमने कोण बना लिया यहाँ पर, ये है आपके पास माध्यम कौन सा, सघन, और ये वाला माध्यम है आपके पास है विरल। ठीक है, दोनों माध्यम हमने लिख लिए। अब यहाँ पर अगर मैं स्नेल का नियम लगाऊं तो स्नेल का नियम क्या, साइन आई बटे में साइन आर बराबर म्यू टू बटे में म्यू वन बराबर वी वन बटे में वी टू। वी वन यानी जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है उस माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल, तो किस माध्यम से आ रही है, सघन से, तो वी वन हो गया सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, और वी टू हो गई विरल माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अब अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो हमें पता है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, यानी V2 की वैल्यू V1 से क्या होगी, ज्यादा। जब V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी तो V1 अपॉन में V2 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी कम है और नीचे वाली क्वांटिटी ज्यादा है। तो V1 बटे V2 का मान 1 से कम, इसका मीनिंग हो गया कि साइन I बटे में साइन R का मान 1 से कम होगा, यानी साइन I का मान साइन R से कम, यानी दोनों तरफ साइन आ रहा है तो I का मान R से क्या होगा, कम होगा। क्या यही मैं बोल सकता हूं क्या, यानी R का मान ज्यादा होगा किससे, आपतन कोण से, यानी I का मान जो है वो कम होगा, R का मान ज्यादा होगा। ज्यादा होगा मतलब ये प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब से दूरे हटेगी, तभी तो कोण का मान बढ़ेगा। तो मैं इसके अंदर क्या लिख सकता हूं कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में गति करे तो अपवर्तन के पश्चात यह अभिलंब से दूर हटेगी या दूर हट जाएगी, दूर हट जाएगी। तो ये अपने पास दो केस हो गए, यानी ये दो केस अगर अपने पास सीधे सीधे आए तो हमें इस चीज़ का पता अपने आप लगना चाहिए कि ये बीच वाला जो तरीका है वो तो एक बार के लिए है, केवल आपको समझाने के लिए। आपको हमेशा ध्यान में क्या रखना है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में गति करे तो अपवर्तन के पश्चात यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करे तो अपवर्तन के पश्चात यह अभिलंब से दूरे हट जाएगी। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।